हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज, आपके अपने यूट्यूब चैनल द सेलेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय education.com कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम लोग जीएस पढ़ रहे थे और जीएस में इतिहास में मौर्योत्तर काल कल समाप्त हो गया। आपको लास्ट वीडियो मिल चुकी होगी। आज हम स्टार्ट करते हैं गुप्त काल। तो आप सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए, गुप्त काल। प्राचीन जब भारतीय इतिहास में गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ये हम चैप्टर के अंत में देखेंगे, क्योंकि इस काल में आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक हर तरीके से देश की उन्नति हुई, गुप्तों के साम्राज्य की उन्नति हुई। यही प्रमुख कारण थे। लेकिन इसके विषय में डिटेल से चर्चा हम करेंगे। इसके लास्ट में जब हम गुप्तकालीन संस्कृति पढ़ाएंगे तब। चलिए हम स्टार्ट करते हैं राजनैतिक इतिहास। गुप्तों का जो संस्थापक था उसका नाम था श्रीगुप्त। इसके अलावा श्रीगुप्त के पश्चात एक और शासक हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। इन दोनों में से आप सिर्फ एक का नाम याद रखिए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो आप बताएंगे श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त के पश्चात घटोत्कच। लेकिन घटोत्कच के विषय में बहुत अधिक जानकारी कुछ उपलब्ध नहीं है, न किसी भी एग्जाम में उससे सवाल पूछा जाता है। अब अगला पॉइंट ये है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है। तो गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक था उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल था वो था 319 ईस्वी से लेकर 334 ईस्वी तक। तो चंद्रगुप्त प्रथम को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए, आप लोग जानते होंगे प्राचीन भारतीय इतिहास में 3 चंद्रगुप्त का जिक्र होता है। एक मौर्य वंश जो आप पढ़ चुके हैं, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम आगे आ गए हैं गुप्त काल में। गुप्त वंश में 2 शासक होंगे चंद्रगुप्त के नाम से। एक का नाम होगा चंद्रगुप्त प्रथम और दूसरे का नाम होगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अब चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में जो सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल ये है कि उस गुप्त शासक का नाम बताइए जिसने पहली बार महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ऐसा इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसके पहले जो भी श्रीगुप्त या घटोत्कच हुए हैं, ये सब ऐसे शासक हैं जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि नहीं धारण किया था। तो वह पहला शासक गुप्तों का जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया वो है चंद्रगुप्त प्रथम। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम जब गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर कब बैठा है, 319 ईस्वी में। तो जिस समय इसने ये गद्दी पर बैठा उसी समय से इसने एक संवत जिसको हम कहते हैं गुप्त संवत की शुरुआत किया था। मैं आपको शक संवत भी बताया हूँ और विक्रम संवत भी बताया हूँ कि एग्जाम में सवाल ये पूछता है कि जैसे इस समय चल रहा है 2020, तो 2020 को आधार मानकर देखा जाए तो इस समय कौन सा गुप्त संवत चल रहा होगा, तो इसको निकालना आसान है। देखिए, जो भी संवत ईस्वी में चालू किए गए हैं उसको आधार वर्ष में से घटा देना है और जो ईसा पूर्व में चालू किए गए हैं उनको जोड़ देना है। तो मैंने कहा कि 319 में चालू किया गया है गुप्त संवत, ईस्वी में है, तो इसीलिए उसको घटाना है। तो 2020 माइनस 319 कर दीजिए, जो भी निकल के आएगा वही ये होगा कि इस समय वही गुप्त संवत चल रहा है। आगे चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम कुमार देवी था।
देखिए होता कि हुआ क्या, गुप्त काल में कई बार जोड़े मिलाने के लिए यानी सुमेलित कीजिए जैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि एक तरफ कई पत्नियों के नाम, दूसरी तरफ शासकों के नाम, तो जोड़ा मिलाने के लिए, सुमेलित करने के लिए भी सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए, ये था चंद्रगुप्त प्रथम। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो शासक है उसका हेडिंग लगाइए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का शासनकाल था 334 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक। लगाइए हेडिंग सब लोग समुद्रगुप्त। तीन 334 ईस्वी से 375 ईस्वी। समुद्रगुप्त ने कई उपाधियां धारण किया था, जैसे परक्रमांक, तो इसीलिए समुद्रगुप्त परक्रमांक भी इसे कहा जाता है। दूसरा, इसने कविराज की भी उपाधि धारण किया था। इसके कुछ सिक्के मिले हैं जिसमें इसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। इसके अलावा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक शासक था। आप लोग सुने होंगे 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुई थी और इस क्रांति का नेतृत्व नेपोलियन बोनापार्ट ने ही किया था, जो अंततः क्रांति को कुचला और कुचलने के पश्चात 1794 ईस्वी में वह फ्रांस की गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठने के पश्चात उसके शासनकाल में फ्रांस का साम्राज्य विस्तार हुआ। कहने का आशय यह है कि जिस तरीके से यूरोप में या फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट ने साम्राज्य का विस्तार किया, उसी तरीके से भारत में किसने किया? समुद्रगुप्त ने किया। इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगली बात यह है कि समुद्रगुप्त के विषय में जो कुछ भी जानकारी मिलती है वह मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। और प्रशस्ति का आशय हमने बताया था कि किसी भी राजा शासक के प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख, शिलालेख। प्रयाग प्रशस्ति का जो निर्माण करता है या उत्कीर्ण करता है उसका नाम है हरिसेन, और हरिसेन समुद्रगुप्त का मंत्री था। तो उसने एक प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति का उत्कीर्ण करवाया और उसी प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है। चलिए, एक चीज़ और जानिएगा, इस प्रयाग प्रशस्ति की खास बात यह है, या यह एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो चंपू शैली में लिखा गया है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि चंपू शैली क्या है। देखिए, ऐसी कोई भी विधा या ऐसी कोई भी रचना जो गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई हो, गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई हो, तो उसे ही बोला जाता है चंपू शैली। इसका मतलब ये हो गया कि हरिसेन के द्वारा जो प्रयाग प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई गई है वह गद्य और पद्य दोनों में है। समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख इसी प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। उसमें उल्लेख यह है कि उसने उत्तरापथ की विजय किया था। दूसरी विजय उसकी थी दक्षिणापथ की। इसके अलावा उसने आटविक राज्यों की विजय किया था। तो देखिए दोस्तों, उसकी विजयों की अगर हम बात करते हैं तो उसकी विजयों में से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है उत्तरापथ और दक्षिणापथ की विजय से।
देखिए उत्तरापथ में प्रयाग प्रशस्ति में ये उल्लेख मिलता है कि उस समय उत्तर भारत में कुल 12 राज्य और दक्षिण भारत में कुल 12 राज्य थे। तो इन सभी राज्यों की उसने विजय किया था। मैंने कहा कि उसकी विजयों के कारण ही उसे भारत का नेपोलियन माना जाता है। तो उत्तरापथ की जब उसने विजय किया तो उन 12 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि समुद्रगुप्त ने किन राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, तो आपका जवाब होगा उत्तरापथ। फिर सवाल ये दिमाग में बन रहा होगा फिर आखिर दक्षिणापथ के साथ उसने क्या किया, तो दक्षिणापथ के राज्यों को विजित किया और विजित करने के पश्चात उनके साम्राज्य को वापस कर दिया। वापस करने के पश्चात उसने केवल उनसे कर, वार्षिक कर लेना ही उचित समझा। इसीलिए कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारतीय राज्यों के खिलाफ या दक्षिणापथ राज्यों के विरुद्ध ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण की नीति अपनाई थी। ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण, इसका आशय यह हुआ कि एक बार ग्रहण यानी विजित किया, फिर उनको मोक्ष प्रदान किया, फिर उनसे अनुग्रहित किया, उनसे वापस लिया। क्या लेता है फिर? वार्षिक कर। ये सवाल एग्जाम में वनडे में कई बार पूछा गया कि समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण की नीति किन राज्यों के विरुद्ध किया था, तो वो दक्षिणापथ। अगला है आठवीं राज्यों की। आठवीं का मतलब यहाँ पे विंध्य के जंगलों के आसपास का जो क्षेत्र था जिसको हम मध्य भारत में जिसकी गणना करते हैं। तो ये रही समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख। अब देखिएगा समुद्रगुप्त ने कुछ सिक्कों का भी प्रचलन करवाया था। उसके सिक्कों से भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो समुद्रगुप्त ने कुल 6 प्रकार के सिक्के चलवाए थे और उसके सिक्कों में अलग अलग सिंबल बना है और उन्हीं सिंबल से या उन्हीं प्रतीकों के आधार पर ही उन सिक्कों का नामकरण किया गया है। ये सभी सिक्के उसके द्वारा जो बनवाए गए थे 6 प्रकार के, ये सभी के सभी स्वर्ण सिक्के थे। तो समुद्रगुप्त के द्वारा बनवाए गए जो सिक्के थे वो किससे बने थे? स्वर्ण सिक्के थे। कितने थे? 6 प्रकार के थे। तो हर सिक्के में उसके सिंबल के आधार पर उसमें प्रकार लिखा हुआ है। जैसे पहला जो उसने सिक्का चलवाया था उसको कहा जाता है धनुर्धारी प्रकार, यानी उसमें धनुष बाण लिए हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। दूसरा है गरुड़ प्रकार, यानी ऐसे सिक्के जिनमें गरुड़ बना हुआ है। अब सवाल ये है कि समुद्रगुप्त के सिक्कों पर गरुड़ क्यों बना हुआ है? तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि सभी के सभी गुप्त शासक भागवत अथवा वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। भागवत अथवा वैष्णव धर्म में विष्णु की पूजा होती है और विष्णु का वाहन क्या माना जाता है? गरुड़ माना जाता है। अगला तीसरा है परशु प्रकार। परशु का मतलब फावड़ा से है, तो परशु प्रकार के भी सिक्के उसने चलवाए थे। चौथा है अश्वमेध प्रकार। अब अश्वमेध प्रकार यानी अश्वमेध यज्ञ करते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। इससे यह साबित होता है कि समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया था। आगे चलते हैं व्याघ्र हनन प्रकार। और लास्ट है वीणा वादन प्रकार। मैंने अभी आपको बताया था कि उसने कविराज की उपाधि धारण किया था, उसे उसकी के एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। तो उसका वीणा बजाते हुए यह दिखाता यह है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसके साथ साथ देखिए वीणा, आपसे सवाल यदि पूछा जाए कभी कि भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, वाद्य मतलब जिसको बजाया जा सके, वाद्य यंत्र कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और है, देखिए
समुद्रगुप्त भले ही भागवत धर्म का अनुयायी था, लेकिन इसी के दरबार में वसुबंधु नामक एक विद्वान निवास करता था। हाँ, वो विद्वान बौद्ध धर्म का अनुयायी माना जाता है, लेकिन समुद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? भागवत धर्म। तो सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि वसुबंधु नामक विद्वान किसके दरबार में निवास करते थे? तो वसुबंधु नामक विद्वान समुद्रगुप्त के दरबार में निवास करते थे। चलिए अब आप लोग अगली हेडिंग लगा लीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य पढ़ने से पहले एक कहानी है जो मिलती है विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम में। मैं जब मौर्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत पढ़ा रहा था तो वहाँ मैंने विशाख दत्त की चर्चा किया था, और मैंने वहाँ पे बताया था कि विशाख दत्त की 2 पुस्तकें हैं। एक है मुद्रा राक्षस, जिसमें मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी मिलती है, जबकि जो दूसरी पुस्तक है उनकी देवी चंद्रगुप्तम, उसमें गुप्तकालीन शासक या गुप्त काल के सबसे महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के विषय में जानकारी मिलती है। तो आप सभी हेडिंग लगा लीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जो शासनकाल था वो था 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक। अब देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के विषय में आपको पढ़ना है, आप हेडिंग लगा लीजिए। अब इसके पहले समुद्रगुप्त के ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे। एक का नाम था रामगुप्त और दूसरे का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो जो रामगुप्त की ऐतिहासिकता का उल्लेख, यानी रामगुप्त नाम का भी समुद्रगुप्त का कोई पुत्र था, जो समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात कुछ दिनों के लिए गद्दी पर बैठा था। यह जानकारी हमको मिलती है देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक से, और देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक हमने बताया किसने लिखा है? विशाख दत्त ने लिखा है। क्या कहानी मिलती है, इस कहानी को आप सुन लीजिए। उसके बाद फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के विषय में डिटेल से हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। यह कहानी जो है, इससे सवाल एक पूछा जाता है। जब आप ये कहानी सुने रहेंगे तो वो सवाल का जवाब आपको पता रहेगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि शकों का उन्मूलन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने ही किया था, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से पहले रामगुप्त गद्दी पर बैठा। तो रामगुप्त गद्दी पर बैठा, गुप्तों की राजधानी मैंने आपको बताया ही था कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी। तो शक का शासक, जिसको शकराज कहा जाता है, शकराज ने रामगुप्त के शासनकाल में राजधानी यानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के पश्चात उसने रामगुप्त को पराजित किया। और तत्पश्चात रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी को वह अपने साथ ले गया। फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करूं, शकराज रामगुप्त को पराजित कर रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी को अपने साथ अपनी राजधानी ले गया। यह सब कुछ देख रहा था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो गद्दी पर नहीं बैठा था। क्यों? क्योंकि वह रामगुप्त से छोटा था।
तो रामगुप्त की पत्नी को सकराज के द्वारा ले जाया जाना चंद्रगुप्त द्वितीय को ठीक नहीं लगा। तो देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक है, नामक पुस्तक में विशाख दत्त लिखते हैं कि फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ध्रुव देवी का वेश धारण कर सकराज की राजधानी पहुंचता है और उस स्थान पे पहुंचता है जहां पे सकराज ने ध्रुव देवी को बंदी बनाकर रखा था। ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब सकराज रात्रि को वह ध्रुव देवी समझकर जहाँ पर ध्रुव देवी को बंदी बनाकर रखा था वहाँ ले जाता है, तो वहाँ पे ध्रुव देवी के स्थान पर चंद्रगुप्त द्वितीय ध्रुव देवी का वेश धारण कर बैठा था और उसने धोखे से सकराज की हत्या कर दी। न केवल हत्या किया बल्कि अपनी भाभी ध्रुव देवी को सकराज के चंगुल से मुक्त कराकर वह राजधानी पाटलिपुत्र पहुँचा और वहाँ पर उसने 375 ईस्वी में ही अपना राज्याभिषेक करवाया और ध्रुव देवी से पहला विवाह किया। मैंने शुरुआत में ही कहा था इस एक सवाल मात्र पूछता है, वो सवाल यही है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का पहला विवाह किसके साथ हुआ था? तो प्रथम विवाह उसका ध्रुव देवी के साथ हुआ था। तो ये थी रामगुप्त की ऐतिहासिकता या विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम में जो कहानी का उल्लेख है, यह आपके सामने है। अब सवाल यह है क्या यह नाटक जो उन्होंने लिखा है, क्योंकि देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक एक नाटक ही है, कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तो बहुत दिनों तक भारतीय इतिहास में इसे एक कहानी या एक विशाख दत्त के दिमाग की कल्पना ही मानी जा रही थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जब पाटलिपुत्र में खुदाई के दौरान रामगुप्त के द्वारा चलवाए गए कुछ सिक्के भी मिलते हैं, कुछ अवशेष भी मिलते हैं, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि समुद्रगुप्त के पश्चात और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पहले रामगुप्त नामक का कोई शासक था और इसी शासक का उल्लेख विशाख दत्त ने अपनी पुस्तक जो एक नाटक है उसमें रामगुप्त की ऐतिहासिकता का उल्लेख किया है। तो आज की क्लास दोस्तों है बस यहीं तक। अब हम अगली वीडियो में आएंगे, तब डिटेल से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के विषय में आपको बताएंगे। तो ठीक है, आप वीडियो को बढ़िया लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए और भी सब्जेक्ट को आप लोग बेहतर तरीके से देखते रहें। ठीक है, थैंक यू।